हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएं। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज क्लास। हेलो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर, विज्ञान का सेकेंड पार्ट, जिसमें है मृदा किसे कहते हैं। हम इसमें जानेंगे मृदा कैसे कहते हैं, और फसलों के प्रकार, फसल कितने प्रकार की होती हैं, फसल के बारे में समझेंगे। पहले तो हम मृदा के बारे में समझेंगे कि मृदा किसे कहते हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने जो है ग्रहों के बारे में जाना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाना, और ग्रहों के बारे में जाना, और ग्रह कैसे बनते हैं, और मंगलयान ग्रहों पे कौन से ग्रह पे जीवन है, कौन से पे नहीं, ये सारी चीज़ें हमने पहले की वीडियो में अब मैंने आप लोगों से डिस्कस की, सिलेबस डिस्कस किया। अब हम आज की वीडियो में सेकेंड चैप्टर, विज्ञान का सेकेंड चैप्टर मृदा के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं मृदा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। मृदा हेडिंग है मृदा इसे सॉइल कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मृदा भूपटी की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा यानी कि मिट्टी, भूमल धरती की सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे ऊपरी परत को ही भूपटी कहते हैं, जिस पर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे उगती हैं। यहाँ पे अनेक जीव जंतु रहते हैं, परंतु मृदा के अंदर यहाँ पे अनेकों जीव जंतु जो हैं मृदा के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। और मृदा मतलब मिट्टी में बहुत सी वनस्पतियाँ उगती हैं, और बाहर और अनेकों जीव जंतु रहते हैं। जंतु मृदा के अंदर और बाहर रहते हैं, परंतु पृथ्वी का समस्त भूभाग मृदा से दबा नहीं है। मतलब पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है, उस पर समस्त भाग, पृथ्वी का पूरा भाग जो है वो मृदा से हर जगह मिट्टी नहीं है। कहीं बर्फ़ है, कहीं पर बर्फ़ है, तो कहीं पर पानी है। तो इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो है कहीं पे पानी है, कहीं पे मिट्टी है। पूरा भाग पृथ्वी का मिट्टी से दबा हुआ नहीं है। और मृदा में अनेकों जीव जंतु मृदा के अंदर घर बनाकर और बाहर रहते हैं, और इसमें बहुत सी वनस्पतियाँ उगती हैं। मृदा की परत पर ऊपरी बहुत सी वनस्पतियाँ उगती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली हेडिंग समझते हैं। अगली हेडिंग है क्या है, मृदा का निर्माण। अगली हेडिंग है मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेट सेल। अब हेडिंग देखते हैं, मृदा के उपयोग क्या है। मृदा के उपयोग देखते हैं। मिट्टी जीव जंतुओं के लिए रहने की जगह है। जैसे कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए रहने के लिए वे मिट्टी का उपयोग करते हैं। उसमें अपने रहने के लिए उस मिट्टी में ही अपना घर बनाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि केचुआ, चींटी, सांप, नेवला, दीमक, चूहा और लोमड़ी, ये सभी जीव जंतु जो होते हैं, और ये छोटे छोटे जो भी जीव जंतु होते हैं, वे सब मिट्टी में ही अपना घर बनाते हैं। आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, पादप
के रूप में रहते हैं। ये चींटियाँ जो हैं वो चींटियाँ जो होती हैं वो मिट्टी में ही मिट्टी में ही सुराख करके सुरंग बना रहती हैं। और चूहे में मिट्टी में ही चूहे भी अपना घर मिट्टी में ही बनाते हैं। और सांप अपने बिल में मिट्टी में ही बिल बनाकर रहता है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं। भोजन के लिए विभिन्न पोषक पदार्थ विभिन्न पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और जो पोषक पदार्थ होते हैं वो मिट्टी से ही उन्हें प्राप्त होते हैं। जैसे ये कौन कौन से प्राप्त करते हैं वे वो देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। पेड़ पौधों को मृदा से जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मिट्टी का उपयोग भवन बनाने, मिट्टी के बर्तन धोने और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी किया जाता है। मृदा प्राकृतिक संपदा है। मृदा जो है हमारी प्राकृतिक संपदा है। हमें प्राकृतिक से ही मृदा प्राप्त होती है। मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में जैसे सुराही, मटके और बहुत से छोटे छोटे बच्चे गांव में जो होते हैं कुम्हार लोग बनाते हैं। चाय पीने वाले चुक्कड़ होते हैं। दिए होते हैं जो हम लोग अपने दिवाली में जलाते हैं, वो भी मिट्टी से ही बनते हैं। और चुक्कड़ भी मिट्टी से बनते हैं। और जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो भी मिट्टी के ही बने हुए होते हैं। और अब तो जो है मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ भी बनने लगे हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ये सारे टॉयज़ भी मिट्टी के कई जगह पे बनाए जाते हैं। ये सारे जो हैं पैरट है, एलिफेंट है, ये सारे मिट्टी के बनाए जाते हैं। इन टॉयज़ में मृदा का ही उपयोग होता है। जो मिट्टी से बनते हैं उसमें मिट्टी का उपयोग होता है। चलिए आगे अगली हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए इसमें हेडिंग है मृदा के प्रकार। क्या है? मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। मृदा के प्रमुख रूप से मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? निम्नलिखित प्रकार की होती है। फर्स्ट है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। क्या है? बलुई मिट्टी में जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जैसे जो पीली बलुई मिट्टी होती है उसमें कणों का आकार अधिक होने के कारण उसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इसमें जो बलुई मिट्टी होती है उसमें कण होते हैं छोटे छोटे से अधिक होते हैं कण। इस वजह से इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कोई भी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ इस मिट्टी में बहुत ही कम वनस्पति वगैरह उग पाती हैं। तो ये मिट्टी वनस्पतियों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। सेकेंड है चिकनी मिट्टी। सेकेंड कौन सी है? चिकनी मिट्टी, कैलिसेल। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है उसके कण बहुत ही बारीक होते हैं। इस मिट्टी में इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण इस मिट्टी में सबसे कम कण होते हैं। इस कारण इसमें पानी का अवशोषण अधिक होता है। परंतु धीरे धीरे होता है।
यह मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी, इस चिकनी मिट्टी में कण बारीक होते हैं, कण जो होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं और कम होते हैं, बारीक होते हैं और कम होते हैं। इस मिट्टी में इस वजह से इस मिट्टी में कम छेद होते हैं, कम कण होते हैं, जिससे हवा कम होती है, जिसमें कम हवा होती है, तो इस वजह से इसमें पानी अवशोषित करने की पानी का अवशोषण अधिक होता है। इसमें ये पानी का अवशोषण अधिक करती है, परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। इसमें पानी यह अधिक सोख लेती है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। फिर थर्ड है दोम मिट्टी। दोम मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी एवं गाद के मिश्रण को कहते हैं। दोम मिट्टी किसे कहते हैं? दोम मिट्टी जो है बालू, चिकनी मिट्टी और गाद को जो एक में मिला के जो मिश्रण होता है, इनका मिश्रण, उसे ही दोम मिट्टी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दोम मिट्टी कहते हैं। अब देखते हैं फोर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? जलोढ़ मिट्टी हमें प्राप्त होती है नदियों, पर्वतों से, नदियों द्वारा बहाकर निक्षेपण मीन्स बहाकर महीन गाद से निर्मित होती है। जो पहाड़ों से, नदियों के जैसे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से झरने आते हैं, उसमें पानी में बहकर ये मिट्टी आती है। झरनों में से पानी के बहकर नदी के किनारे जो नदी के किनारे पर जो मिट्टी पाई जाती है, वह ये गाद का, इसमें कई सारे हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये गाद से निर्मित होती है, ये महीन गाद से निर्मित होती है। 5 है काली मिट्टी का देखते हैं। ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो कहाँ से प्राप्त होती है? काली मिट्टी हमें ज्वालामुखी सेलों से बनी होती है। काली मिट्टी कहाँ से बनती है? ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी से बनी है, यह नमी को लंबे समय तक संजोकर रखती है। जैसे जो ज्वालामुखी होती हैं, जो उसमें अंदर ही उसमें कुछ नमी होती है, और यह नमी को काफ़ी समय तक अंदर संजोकर रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह कहाँ मिलती है? यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। और इस मिट्टी में गेहूँ और कपास की फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। ये इसमें कौन सी गुजरात के भागों में मिलती है? यह मिट्टी कपास, गेहूँ आदि की फसल उगाने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होती है। ये जो मिट्टी है, इसमें ज्वालामुखी की जो काली मिट्टी, ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसमें से जो भी मिट्टी के कण निकलते हैं, उसमें ये मिट्टी जो है उसे काली मिट्टी, जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी हो जाती है। ज्वालामुखी के लौ से जलकर वह काली मिट्टी हो जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? यह भारत में 3 जगह ही पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी में कपास, गेहूँ आदि की फसलें उगाने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होती है। और 6 देखते हैं। 6 है लाल मिट्टी। कौन सी है? 6 है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी जो है, रेड शेल, लाल मिट्टी अग्नि सेलों से निर्मित है। लाल मिट्टी किससे बनती है? लाल मिट्टी जो है अग्नि सेलों से बनी। यह अग्नि सेलों से बनी यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। कहाँ? पूर्वी भागों में भारतीय प्रायद्वीप
प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों में उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार एवं उत्तरी यूरोपीय राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में क्षेत्रों में पाई जाती है। जो वर्षा के अधिक क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। कहाँ पे लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो है पश्चिमी नागपुर के पठार एवं पूर्वी राज्य के कुछ भागों और प्रदेशों में पहाड़ी प्रदेशों के गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले, जहाँ वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में, जहाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रदेश जो हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, उन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की पूरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं। जो वर्षा के अधिक जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, और भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह से जो पोषक तत्व होते हैं वे वर्षा में धुलकर बह जाते हैं। अतः इस वजह से यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कौन सी? यह मिट्टी इस वजह से कम उपजाऊ होती है। देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी प्रदेशों में, जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं यह पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। और इसमें हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, आवरण अधिक गहरा है। थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग मेरी तरफ से इसमें ऐड कर दीजिए कि पर्वतीय मिट्टी हिमालय की पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है और इसमें कड़क पत्थर मिले रहते हैं। नहीं, यहाँ का धरातल समतल नहीं होता क्योंकि पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ होते हैं। पहाड़ी इलाका जो है पहाड़ी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी होती, तो इसका जो धरातल है वो समतल नहीं होता है, इसलिए भूमि कृषि के उपयोग नहीं होती है। इसलिए कृषि के लिए यह भूमि कृषि के योग्य नहीं होती है। इस मिट्टी का उपयोग काहे में किया जाता है? इस मिट्टी का उपयोग और लकड़ी के लिए करते हैं। इस मिट्टी का उपयोग और लकड़ी के लिए उपयोग करते हैं। और पहाड़ी इलाकों में आप लोग कहीं भी पहाड़ी इलाकों में कभी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे जहाँ पे थोड़ी अच्छी मिट्टी मिलती है तो वहीं पे खेत जो है क्यारी नुमा छोटे छोटे खेत बने हुए होते हैं। क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है अच्छे से उपजाऊ नहीं होती है और वहाँ का धरातल जो है वो समतल नहीं होता है। इस वजह से जहाँ पे उन लोगों को समतल जगह मिलती है वहीं पे वो लोग अपना खेत बना लेते हैं। तो वहाँ पे खेत जो है वो क्यारियों नुमा छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 9 है बलुई दोम मिट्टी। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बलुई दोम मिट्टी क्या है? बलुई दोम मिट्टी, इसकी डेफिनेशन है। इसमें बलुई दोम मिट्टी में कणों का अधिक आकार होने के कारण कणों का बलुई और दोम मिट्टी का मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% और से 80% तक होती है।
रेत की इस जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसमें रेत की मात्रा 60 से 80% तक होती है तथा कितनी 60 से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की फसलों के लिए यह उपजाऊ है तो यह मिट्टी उपयोग में आती है। बलुई दोमट मिट्टी में क्या क्या उपजाऊ है? यह आलू और मूंगफली के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। थोड़ी सी इसमें मेरे तरफ से आप लोग डेफिनेशन मैं लिखा रही हूँ, वो लिख लीजिएगा। इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इसमें कण होते हैं, इस वजह से इसमें जो है वायु अधिक होती है, इसलिए पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। इसी मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें जो है और भी कई फसलें होती हैं, जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का उगाए जाते हैं। यह राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी कहाँ गुजरात, राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। और एक आप इसमें थोड़ा सा ये मिट्टी जो है, ये कौन सी थी, सॉरी, हाँ, ये जो फोर जो मिट्टी है, क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा यह संसार में यह मिट्टी, इसमें भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख ली है। यह मेरी तरफ से मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो ज़्यादा ही बेहतर है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, यह जो होती है मिट्टी, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, यह संसार की सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूँ, चावल, गन्ने की फसलें होती हैं। ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसमें जो है गेहूँ, चावल, गन्ने की फसल आदि होती हैं। ये जो मिट्टी है, ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे फसलों के प्रकार समझेंगे। फसलें क्या होती हैं, फसलों के प्रकार। चलिए देखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं फसलें। इसमें पहली हेडिंग है फसलें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जो है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 70% से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। हमारा भारत देश जो है 70% कृषि पर ही आश्रित है, खेती पर ही आश्रित है। उनका परिवार जो है, उनका घर खेती के से ही सहारे चलता है। और खेती 70% हमारे देश के 70% जो हैं किसान, 70% किसान हैं और वे खेती का ही कार्य करते हैं। आज देश में कृषि कार्य को व्यवसाय का दर्जा देने की बात हो रही है। हमारे देश में, आज भारत में कृषि एक व्यवसाय बन गया है। किसानों का यह एक व्यवसाय बन गया है। और इसे कृषि एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द है। एग्री का अर्थ है कृषि, एवं कल्चर का अर्थ है उन्नति, आकर्षक करना, उन्नति करना। कृषि का कार्य मिट्टी से संबंधित है। अतः मिट्टी क्या है? कृषि का कार्य मिट्टी से ही संबंधित है। मृदा, पृथ्वी, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। जिस प्रकार खेती की जाती है, यह चट्टानों एवं खनिजों के
टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्र होने से बनती है। और फसलें मिट्टी में ही उगाई जाती हैं और भिन्न भिन्न फसलें भिन्न भिन्न मौसम में उगाई जाती हैं। फसलों के भिन्न भिन्न मौसम में अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। जो फसलें होती हैं वो मिट्टी में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न मौसम में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती हैं। फसलों को भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से बोना, अदल बदल कर बोना। जैसे इस बार अगर गेहूं बो दिया तो अगली बार गन्ना लगा दिया, या फिर जो है फिर ऐसे बदल बदल कर, या उसे क्या कहते हैं वो जिससे तेल बनता है, सरसों। हाँ, सरसों है। और ये बदल बदल के फसलें की जाती हैं, उसी को फसल का चक्र कहलाता, वही फसल चक्र कहलाता है। देखिए ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो हैं। आइए समझते हैं इसमें क्या है। फसलें क्या है, फसलों के बारे में देखते हैं। एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पर, जैसे एक ही स्थान पे एक साथ कई सारे एक ही जात के पौधे के समूहों को फसल कहते हैं, जो उगाए जाते हैं जो एक ही जात के। जैसे कि गेहूँ जो है, जो भी उगाए जाते हैं तो एक खेत में ही एक समूह में बहुत सारे प्लांट बीज डालकर निकाले जाते हैं, तो उन्हें ही फसल कहते हैं। फसल के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। यहाँ पे देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलें। कौन सी ऋतु में कौन सी फसल होती है। फसलें तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है खरीफ फसलें। और पहली हेडिंग है खरीफ फसलें। ये फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं। ये फसलें कब बोई जाती हैं? ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और दिसंबर और अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं, ये फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर या अक्टूबर में काट ली जाती हैं ये फसलें कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। ये फसलें होती हैं मूंग होती है। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं मूंग, अरहर, लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि। ये फसलें जो है जून में या जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं ये फसलें। चलिए कल हम जो सेकेंड हेडिंग है रबी की फसलें और थर्ड है जायद की फसलें, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके लाइक से, कमेंट से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को तो आप लोगों की हेल्प कैसे हो पाएगी, और हेल्प नहीं हो पाएगी, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, तो मैं आगे वीडियो बनाने के लिए कैसे मोटिवेशन होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी। और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए आगे से आगे मैं और भी आप लोगों के सिलेबस जल्दी से जल्दी, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो है सारे सब्जेक्टों के जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।
चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतना ही सिलेबस देखते हैं। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं और जो भी आपके DLED के जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड हो उनको शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय।